कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जिसे इंसान कभी भूल नहीं सकता, और कुछ ऐसा ही एक हादसा श्रुति के साथ भी हुआ जब वो अपने पिता के साथ एक ऐसे हॉस्पिटल में पहुंची जिसके पीछे की कहानी उसे नहीं पता थी। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसी घटना हुई जिसे आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो आप अपनी कहानी हमें ईमेल के जरिए या नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। क्या पता अगली वीडियो में आपकी कहानी की बात हो रही है। चलो शुरू करते हैं श्रुति की कहानी को। मेरा नाम श्रुति है और मैं रांची में रहती हूँ। बचपन से ही घर में लड़ाई का माहौल, क्योंकि माँ बाप की बनती नहीं थी। आखिरकार 2018 में दोनों का डिवोर्स हो गया और उनके डिवोर्स के बाद मैंने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया। देखो, अब तो मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और हमारे घर में मैं और मेरे पिता सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। मेरे पिता एक इलेक्ट्रीशियन है। 2 महीने पहले उन्हें अचानक से बुखार रहने लगा। पहले तो उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उनको कहती भी रही कि आप अच्छे डॉक्टर से दवाई लेकर आओ, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते गए। बाद में बुखार बढ़ता गया और बाद में जब टेस्ट करवाए गए तो उन्हें टाइफाइड निकला। पापा को बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई, इस वजह से वो काम पर भी नहीं जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका बुखार ठीक हो रहा था वो वापस काम पर चले जाते, जिससे उनकी हालत और बिगड़ती गई और बाद में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। उनको हमने हमारे पास ही में एक हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट करवाया। जब मैं उस हॉस्पिटल के अंदर गई तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। देखो, हॉस्पिटल में वैसे भी अजीब फील होता ही है, क्योंकि वहां पर काफी मरीज होते हैं। एक अजीब तरह की नेगेटिव वाइब होती है, इस चीज को हम समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने रूम में गए जो कि डॉक्टर ने हमें दिया था, वहां जाकर तो मेरा पूरा नजरिया बदल गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं इस कमरे में सेफ नहीं हूं। मुझे एक अजीब सी घुटन, एक अजीब सा डर लग रहा था। जब हम रूम में पहली बार गए तो उस समय तो 2-3 लोग वहां पर थे, लेकिन जैसे समय निकला रूम में मैं और पापा अकेले रह गए। अब देखिए, रूम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था। रूम में पेशेंट के लिए एक बेड था और उसके रिश्तेदार के लिए एक सोफा था। साथ में एक खिड़की थी। रूम में गर्मियों का मौसम था लेकिन एसी नहीं था और इसी रूम के अंदर एक बाथरूम भी था। अगर बाहर की बात की जाए तो आसपास के लगभग सभी रूम बंद थे, वहां पर कोई पेशेंट नहीं थे और ये रूम 2nd फ्लोर में होने की वजह से सिर्फ पूरे फ्लोर पर 2 ही रूम बुक थे, एक हमारा और एक सामने एक और रूम था। बाकी सारे रूम बंद और जो नीचे वाला फ्लोर था उसमें फिर भी लोग आते जाते रहते थे। इस कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था जो मुझे कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था। मैंने इस बारे में पापा से भी बात की, हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं उन्हें, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, ये नॉर्मल है कमरा, हॉस्पिटल के कमरे ऐसे ही होते हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर अब डर लग रहा था। और पापा मुझे ये भी कह रहे थे कि तू हॉस्पिटल में रहने के लिए अपने कॉलेज से ज़्यादा छुट्टी मत लेना, लेकिन मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पहले ही कॉलेज से ले चुकी थी। ये बात मैंने अपने पापा को नहीं बताई। तो खैर, रात के करीब 9:30 बजे नर्स आती है कमरे में। वो पापा को इंजेक्शन लगाती है और फिर बाद में कहती है अगर रात को आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आए तो आप हमें बता सकते हैं। उसके बाद पापा खाना खाते हैं। करीब 10:15 बजे वो सो जाते हैं। अब इस कमरे में केवल मैं जाग रही थी। बाद में पापा डिस्टर्ब ना हो तो मैंने रूम की लाइट्स को भी बंद कर दिया। अब इस पूरे कमरे में थोड़ी सी लाइट आ रही थी क्योंकि डोर मैंने थोड़ा सा खुला रखा था और वहीं से सामने वाले रूम की खिड़की से लाइट थोड़ी सी हमारे रूम में आ रही थी। लेकिन करीब 11 बजे उन लोगों ने भी अपनी लाइट को बंद कर दिया। अब कमरे में पूरा अंधेरा। मैं सोफे पर बैठी हुई थी। थोड़ा टाइम हुआ, मैंने सोचा ऐसे कैसे समय निकलेगा, क्योंकि 6 दिन कम से कम यहाँ पर हमें रहना है, तो इस कमरे के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल तो होना पड़ेगा। तो मैंने उसी सोफे पर सोने का प्रयास किया और मैं उस सोफे पर सो गई। थोड़ा टाइम निकलता है, रात के करीब 1:30 बज जाते हैं। तभी अचानक से मुझे गर्मी में ठंड लगने लगती है। मुझे ऐसा लग रहा था एक ठंडी हवा
मेरे पाँव से लेकर सर की तरफ आ रही है। तो मुझे लगा कि शायद मेरे से खिड़की खुली रह गई होगी, लेकिन जब मैं उठकर देखती हूँ तो सामने खिड़की बंद थी और कमरे में कोई एसी भी नहीं था। मैं देखती हूँ इस समय मेरे पापा सो रहे थे, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और खुद भी सोने की कोशिश की। थोड़ा टाइम निकलता है, करीब 2 बजे मुझे नींद आ जाती है, लेकिन तभी अचानक से मुझे ऐसा फील होता है कि किसी ने मेरे पैरों को दबाया। ऐसा महसूस होते ही मैं फटाफट उठ जाती हूँ, लेकिन कमरे में पूरा अंधेरा, पूरा सन्नाटा। इस समय मेरी चीखें निकलते निकलते ही रुकी। पापा अभी भी सो रहे थे। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश करने के बारे में सोचा, लेकिन मैं वहीं पर रुक गई। फिर मैं उठती हूँ और इस रूम की लाइट्स को ऑन करने के लिए जाती हूँ, लेकिन जब मैं स्विच की ओर बढ़ती हूँ तो वहाँ पर वो बटन प्रेस करने के बावजूद भी रूम की लाइट्स ऑन नहीं हो रही थी। मैंने 2-3 बार हर एक स्विच को बार बार दबाकर लाइट्स को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट ऑन नहीं हुई। तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं बाथरूम की लाइट्स को ऑन करके देखती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर बढ़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैंने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की। इस समय तक मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मैं फटाफट दौड़ कर रूम से बाहर निकलती हूँ। बाहर मुझे किस्मत से एक नर्स मिल जाती है। मैंने नर्स को बताया कि रूम की लाइट्स नहीं चल रही और साथ में बाथरूम में शायद कोई है। मुझे कुछ ऐसा भी फील हो रहा है कि रूम में कोई है। तो नर्स मेरे साथ आती है और वो लाइट्स को ऑन करती है। उसके एक बार ही बटन प्रेस करने पर लाइट ऑन हो जाती है और बाथरूम का दरवाज़ा जब हम देखते हैं तो वो पूरा खुला होता है और बाथरूम के अंदर एक नल चल रहा था। उसने मुझे कहा कि आप नल को बंद करना शायद भूल गए, लेकिन मैं एक बार भी उस वॉशरूम के अंदर नहीं गई थी। अब ये सभी आवाज़ें सुनकर मेरे पापा भी उठ जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताती जिससे वो परेशान हो और मैं उन्हें सोने के बारे में ही कहती हूँ। बाद में वो सो जाते हैं, लेकिन वो रात मेरे लिए बहुत लंबी थी। 1 मिनट के लिए भी मुझे चैन की सांस उस रूम में या उस हॉस्पिटल में नहीं आ रही थी। इतना ज़्यादा डर कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, ऐसे ही करते करते वो डरावनी रात तो गुजर जाती है। अगले दिन मैं इन सभी चीज़ों के बारे में किसी से पूछने की कोशिश करती हूँ। एक हॉस्पिटल का स्टाफ मेंबर वहाँ पर खड़ा था। मैंने उससे सब चीज़ों के बारे में पूछा कि मेरे रूम की लाइट्स चल नहीं रही थी, क्या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हॉस्पिटल में रहती है क्या? उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइट हमेशा रूम में आती रहती है। अब यहाँ पर मुझे डर तो काफ़ी लग रहा था, लेकिन मैंने इन चीज़ों को भुलाने के बारे में सोचा। अब शाम के करीब 8 बज चुके थे। हॉस्पिटल के एक नर्स मेरे पास आती है। उसके हाथ में एक पेपर था जिसके ऊपर डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी थी और मुझे उन मेडिसिन्स को लाने के बारे में कहा गया। मैं नीचे मेडिकल स्टोर पर जाती हूँ, लेकिन पता चलता है कि इस हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में ये दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। तो मुझे पास ही में एक मेडिकल शॉप पर जाने के लिए कहा गया। अब मुझे अपनी एक्टिवा निकालनी थी जो कि इस हॉस्पिटल की बेसमेंट में खड़ी थी 2 दिन से। तो मैं नीचे बेसमेंट में जो पार्किंग थी वहाँ पर चली जाती हूँ। पार्किंग बिल्कुल खाली, वहाँ पर मेरे अलावा कोई और नहीं, और बेसमेंट में होने की वजह से यहाँ पर इतनी शांति, इतना सन्नाटा कि जब मैं चल रही थी तो मेरे सिर्फ चलने की ही आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। अब जब मैं आगे अपनी स्कूटी की ओर बढ़ती हूँ तो वहाँ पर एक कार के पास नीचे एक महिला बैठी हुई थी। उसने अपना सर अपने घुटनों के ऊपर रखा हुआ था। काफ़ी उदास लग रही थी वो जैसे बैठी थी। मुझे लगा कि शायद इनका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी जान पहचान वाला या कोई बेटा इस हॉस्पिटल में एडमिट होगा और वो शायद बीमार हो, इस वजह से ये दुखी है। और मैं जब उनके पास जाती हूँ और पूछती हूँ क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं, तो उस महिला ने अपना चेहरा धीरे धीरे ऊपर करना शुरू कर दिया। जब मैंने उस महिला का पूरा चेहरा देखा तो मेरी सांस रुक गई। उस महिला के सफ़ेद बाल जो कि बहुत गंदे थे, उसके बड़े बड़े होंठ, वो अपनी आंखों से मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक बार बार देख रही थी। एक डरावनी सी स्माइल उसके चेहरे पर। और साथ में मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि उसके हाथ पर शायद किसी ने काटा था। उसके हाथ से खून निकल रहा था, शायद किसी जानवर ने काटा हो। यह सब देखते ही मैं चीखें मारती वहां से भागती हूँ। तभी पार्किंग के बाहर मुझे गार्ड मिल जाता है। वो मुझसे पूछता है कि मैडम क्या हुआ। मैं उसे सब कुछ बताती हूँ। वो भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन उसका ये काम था।
वो एक और आदमी को अपने साथ लेकर मेरे साथ अंदर जाता है। जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो मैं और भी ज़्यादा डर रही थी, लेकिन अब मेरे साथ कोई था। अब जैसे जैसे मैं आगे जाती हूँ मुझे पार्किंग में वो महिला और वो गाड़ी दिखाई नहीं देती। महिला तो गायब हो गई, लेकिन वो गाड़ी तक मुझे वहां नहीं मिली। मेरी स्कूटी अब बिल्कुल मेरे सामने थी। वो कहता है कि शायद मैम आप परेशान हैं, आपने रात को अच्छे से नींद नहीं ली, ऐसा हो सकता है, ऐसा कई बार हो जाता है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने उस समय उस पार्किंग लॉट में क्या देखा। मैं फटाफट अपनी स्कूटी उठाती हूँ और बाहर निकालने लग जाती हूँ। और जब मैं मेडिसिन लेकर वापस हॉस्पिटल आती हूँ तो मैं अपनी स्कूटी को बेसमेंट में नहीं रखती। बाहर थोड़ी सी जगह थी, वहीं पर खड़ी कर ऊपर अपने पापा के पास चली जाती हूँ। जब मैं उस रूम के अंदर जाती हूँ तो देखती हूँ वहाँ पर एक दो अनजान लोग खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन? तब मुझे पता चलता है कि यहाँ पर एक पहले पेशेंट था, उसका कुछ सामान रह गया तो उसके रिश्तेदार उसे लेने के लिए आए हैं। तो वो अपना सामान उठाते हैं और बाहर चले जाते हैं। और बाद में वहाँ पर एक नर्स आती है और वो जो मुझे बताती है वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है। उसने मुझे बताया कि 2 दिन पहले यहाँ पर एक बूढ़ी महिला एडमिट हुई थी और उस महिला को सांप ने काटा था, लेकिन बदकिस्मती से वो महिला बच नहीं पाई। और इसी कमरे में जहाँ पर उसके पापा एडमिट है, इसी बेड पर उस महिला की मौत हो गई। बाद में उसकी बॉडी को उसके रिश्तेदार ले गए, लेकिन कुछ सामान उनका यहीं पर रह गया। तब मुझे समझ आया कि 2 दिन से जो मेरे साथ हो रहा है और जो पार्किंग लॉट में मेरे साथ हुआ, और पार्किंग लॉट में मैंने जो वो महिला देखी थी उसके हाथ पर भी काटा हुआ था किसी चीज़ ने। मुझे अब सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ आने लगती है और मैं हॉस्पिटल वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पैसे चाहे हमसे ज़्यादा ले लो, लेकिन रूम को इमीडिएटली चेंज करो। और वो कर भी देते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर मुझे एक रूम मिल जाता है। तब जाकर मेरी सांस में सांस आती है। उसके बाद मैं इस हॉस्पिटल में 4 दिन और रुकी, लेकिन उन 4 दिनों में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो मुझे याद रह सके। लेकिन पहले 2 दिन की वो कहानियाँ मुझे शायद अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक याद रहेंगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी हमें बता सकते हैं। अगली वीडियो आपकी कहानी पर ही बनेगी।